नमस्ते, प्रणाम। मैं राम और सिंह SLA लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि कोई हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना चाहते, ना किसी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश में है। हम हैं लॉ के विद्यार्थी, लॉ सीखते हैं और लॉ पे ही थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसको किसी राजनीतिक पार्टी से और किसी राजनीतिक ढंग से नहीं लेना चाहिए। सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये समझते हैं। डॉक्टर हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिफाइंड सोशल डेमोक्रेसी एज ए वे ऑफ लाइफ विच रिकग्नाइजेस लिबर्टी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, दिस ट्रिनिटी, ये तीनों जो है ना, दिस ट्रिनिटी इंश्योर्स सोशल जस्टिस, इससे सोशल जस्टिस होती है। इट इन्वॉल्व्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स absence of the privileges of any one section of the society and improvement in the condition of the historically marginalized sections। इसके पीछे लॉजिक क्या है समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पूरी मेहनत करके जो भी चीज़ें हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश किया है, उनके एक्सपीरियंस के हैं और भारत की उस समय की स्थितियों पे हैं और आज की भी स्थितियों पे हैं, और वो हमेशा बने रहेंगे। भारत में हमेशा बने रहेंगे, वो स्थितियां हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि हम कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट पे हम सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में डिसऑनेस्टी है। और वो सभी सरकारों में रही है। ऐसा कोई ये नहीं कर सकता कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है या वो कर रहे हैं। सब ने किया है, कुछ न कुछ किया है। जिसके बस का होता है वो कुछ ज़्यादा ही करता है। इसीलिए सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के विषय में समझना, पढ़ना, जानना और उस पर क्रियान्वयन करना हम सब की, सरकार की, पार्लियामेंटेरियन की एंड जुडिशरी की जिम्मेदारी है। इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये ट्रिनिटी इंश्योर सोशल जस्टिस। किसको? सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ? समाज को जस्टिस मिले। एंड इट इन्वॉल्व्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, जो भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इट मीन्स अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, कुछ लोगों को जो प्रिविलेज मिलता है, जैसा कि सरकारों में मिलता आया है, आज भी सरकारों में मिलता है। कोई कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी बायस है, ऐसे जातिवादी है, ऐसे धर्मवादी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जातिवादी है, ऐसे धर्मवादी है, ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, उनको अधिकार ज़्यादा दे रही है, या उन कुछ लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आता है, समाज से ही आता है। तो वो इन सबको ख़त्म करने की बात करता है। सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अगर हम सही से मायने में इसको स्थापित करना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इम्प्लाइज दैट ऑल द सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू द पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नेंस। पॉलिटिकल सोशल में आपने दिया, किसी को प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ लॉज बनाना चाहिए, लॉज बना करके उनको अपलिफ्ट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया रखी थी, उन सब पे ही क्रियान्वयन होना चाहिए, उसके इतर नहीं होना चाहिए, जिसमें बायसनेस आ जाए उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ आरक्षण है, आरक्षणों पे ठीक है, सभी लोगों ने सहमत से EWS को पास किया, EWS है, लेकिन अगर उसे हम गहराई से देखें तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इम्प्लाइज दैट ऑल द सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू द पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नेंस में उनकी आवाज़ उतनी ही बुलंद सुनी जानी चाहिए जितनी और लोगों की सुनी जा रही है। वो सब कोई भी हमारा जो नागरिक है वो
किसी भी दफ्तर में जा सकता है, काम करा सकता है, काम कर सकता है, काम करने के लिए कह सकता है, उसका काम है, उसको ट्रीटमेंट सही से मिले, सही से मिले, वहाँ एम्प्लॉई लोग ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट सही से दें, नेता लोग ट्रीटमेंट सही से दें, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है उस पर समझिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइज एंड इक्वल, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ laws and equality in equal circumstances. Equal circumstances, right to equality, equality before law, equal protection of laws. Article 14 disallows discrimination, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन डिसअलाउ करता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अफर्मेटिव एक्शन दूसरा है, अफर्मेटिव एक्शन हमारे राष्ट्र, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्रोहिबिट करता है, वहाँ डिसअलाउ करता है। वहाँ पे समझने को इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेज, मतलब सिमिलरली प्लेस्ड पीपल में कंपटीशन कराना है, ये हमें समझने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं कि उनका तो इतना नंबर था, उनका इतना नंबर था, हमारा हो गया, हमारा नहीं हुआ, उनका इसलिए नहीं हुआ, वहाँ सिमिलरली प्लेस्ड पीपल के साथ कंपटीशन होना चाहिए। एक आदमी छत्तीसगढ़ का है, गरीब का बेटा हुआ है, अगर उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, एक दूसरा गवर्नर का बेटा है, उसके आगे पीछे नौकर चाकर लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो दोनों में कंपटीशन इक्वलिटी प्लेस नहीं है, इक्वली प्लेस्ड नहीं है। इसलिए अफर्मेटिव एक्शन है ये इंश्योरेंस, ये जो हमारा आरक्षण है वो अफर्मेटिव एक्शन है। आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो है ही है। एंड 16 में से बैकवर्ड क्लास एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज को रूल बना करके रिजर्वेशन देना जो किया गया है, होता है, और उसी में EWS भी ऐड कर दिया गया है। हालांकि वो EWS किसी भी एंगल से हमें एजुकेशनल, सोशली, सोशल डेमोक्रेसी के हिसाब से बैच नहीं करता है, बैठता नहीं है। अनटचबिलिटी, आर्टिकल हमारा 17, अनटचबिलिटी, किसी भी तरह से किसी को छूट 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 नहीं समझना है, और किसी को जो है ना टच करने से या कुछ छू लेने से उसको मार देना, जान से मार देना, उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए, उसने खाना छू लिया, उसने फलाना छू लिया, ये किसी भी तरह की अनटचबिलिटी देश में है नहीं। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि प्रिवेंट्स ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग होती थी ना, वो सबको प्रोहिबिशन है, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन किसी के नहीं कर सकते हैं। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, दास प्रथा थी, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं। ये जो है ना मतलब आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे और उस डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है, यही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सरकार का इंडीवर है, सरकार को यही सोच करके चलना है। द दीज प्रिंसिपल्स ले द फाउंडेशन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो हमारा डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो देश का और जनता का, वो सोशियो बेस पे हो। एंड आर्टिकल 38 टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज मे बी ए सोशल आर्डर, ये सोशल आर्डर, सोशल आर्डर का मतलब एक ऐसा सामाजिक जो ना आर्डर होना चाहिए, सामाजिक समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय के हिसाब से ये जो ना टू प्रोटेक्ट वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल का वेलफेयर हो, उस समन्वय के हिसाब से, उस समन्वय के हिसाब से जहाँ पे कि इन विच जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल shall inform all the institution of the national life, जो हमारी देश की लाइफ लाइन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल लाइफ है, उस लाइफ में ये दिखना चाहिए कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट है वो दिख रहा है, समाज समाज उससे प्रोग्रेस कर रहा है, दिखाई पड़ना चाहिए। सारे इंस्टीट्यूशन को सामान्य भाव से सबको अंगीकार करना और उनका डेवलपमेंट और विकास के लिए रास्ते निकालना, इम्प्रूवमेंट करना। आर्टिकल 39 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह हो तो जो भी रिसोर्सेज देश के पास है वो रिसोर्सेज सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जाने चाहिए,
इक्वल मतलब सबको बराबर नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इस तरह से कंट्रोल करना है कि अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ, कुछ लोग सेंट्रलाइज, लोगों को सेंट्रलाइज तो नहीं हो रहा है और कुछ लोग उसको अकुमुलेट करे जा रहे हैं, उन्हीं पे जा रहा है। जैसे अभी देखा जाए तो कुछ लोग बहुत आवाज़ लगाते हैं, हल्ला मचाते हैं, समझाते कहते हैं, चाहे विपक्ष वाले हों चाहे पक्ष वाले हो या कोई और दूसरे लोग हों, करते हैं और जनता है उसे, जनता भी बोलने का अधिकार है, बोलती है, कहती है कि अदानी अंबानी फलाने ठिकाने ये सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं, इनकी धन दौलत बढ़ती जा रही। कुछ लोगों के आंकड़े आए, मैं उन आंकड़ों पे कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा काम है कि हम इस पर करें। अब आंकड़े वो सही है नहीं सही है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन यह है कि उन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो होना चाहिए था सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के पास जा रहा है, वो नहीं है हमारे देश की। और वो सोशल आर्डर में नहीं है, उसको सोशल आर्डर में नहीं कर सकते। मैन वुमेन का इक्वल राइट होना चाहिए, उन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज होना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट अलाउ concentration of wealth and means of production means जो भी इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, धंधे हैं, प्रोडक्शन है, वो एक जगह एक तरफ केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल नहीं होना चाहिए, और वो कॉमन डेट्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कॉमन डेट्रीमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ से कॉमन डेट्रीमेंट होता है, लोगों की वेल्थ अकोमुलेट होकर के कुछ एक जगह जाती है, तो देश की अर्थव्यवस्था पे उसका फर्क पड़ अर्थव्यवस्था पर फर्क डायरेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरी काउंटिंग में आते हैं, लेकिन कॉमन गुड में नहीं आता है। कॉमन गुड जिसको बोलते हैं, कॉमन गुड में नहीं आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सही है। टू बोथ मेन एंड वुमेन को बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, वर्कर जो काम कर रहा है, खा रहा है, उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है और बिना खाना पीना खाए खा रहा है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का देखभाल रखना, उनकी सैलरी, उनका तनख्वाह, उनके हेल्थ, उन सब चीज़ों पे भी, चाइल्डहुड से यूथ तक का बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। वो प्रोटेक्शन कैसे गवर्नमेंट कर पाएगी, वो सामने से देख नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए स्कीमें बनाना, उनके लिए काम करना और उन स्कीमों को सार्वजनिक रूप से और इक्वल आर्डर में सोशल आर्डर का ध्यान देते हुए करना करना आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आप इक्वल जस्टिस कैसे दे सकते हैं? एक आदमी तो बहुत गरीब है, एक आदमी करोड़पति अरबपति है, तो उसको ना वकील कर पाता है, ना उसके पास पैसा है, ना तो कोर्ट जा सकता है। तो ये सरकार का काम है, सरकार उसको वकील मुहैया कराएगी, सरकार उसकी तरफ से लड़ेगी और सरकार उसके लिए सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगी, देखेगी और सिक्योर करेगी, उसके राइट को सिक्योर करेगी और उसको जस्टिस मिले, उस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेगी। करती हैं या नहीं करती हैं, ये क्वेश्चन है, ये आप लोग समझेंगे समझेंगे, लेकिन है हमारे पास ये सुविधाएं हैं। एंड सिटीजन्स इकोनॉमिक और अदर डिसबिलिटीज अगर उनमें है तो उनको जो है गवर्नमेंट का काम है, उन्हें देखना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अभी तक आपने सोशल आर्डर में देखा था, सोशल डेमोक्रेसी, अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में देखने की कोशिश करते हैं। Indian constitution and political democracy fundamental rights from the basis of the political democracy in India। सबसे बड़ा, हाँ, हमारा जो प्रेमबल है वहीं से ही चालू हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं 1 से 32 तक के, वो सभी सिटीजन्स के लिए बराबर है, सबको बराबर है। ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड एसोसिएशन का है, आप कहीं पे जा सकते हैं, कहीं पे व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं पे एसोसिएशन बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। एंड अगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट, ये भी है, कोई पुलिस वाला सीधे आपको नहीं उठा सकता है, या कोई भी आदमी किसी सीधे नहीं अरेस्ट कर सकता है। आपको कारण बताया जाएगा, आपके लिए वकील मुहैया कराया जाएगा, या वकील को बताया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, प्रोसेस बताया जाएगा। जैसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन है, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उससे पहले लिबर्टी था, लिबर्टी को हमने नहीं पढ़ा था। पर्सनल लिबर्टी सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्सनल लिबर्टी पर भी राइट टू फ्रीडम है, पर्सनल लिबर्टी पे है, प्रोटेक्शन टू पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट इन सर्टेन केसेस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सभी को वोट का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार स्टेचुटरी है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना जरूरी है। ये मतलब गवर्नमेंट को ये रेगुलर नहीं होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए। हमारा
कई कई केस में हमने देखा है, जैसा भी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, जानता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश में कहीं पे कैजुअलिटी नज़र आई, कैजुअल गवर्नमेंट लगी। किसी किसी केस में तो कैजुअल हो जाती, किसी किसी केस में बड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावर दिखाने लग जाती है। तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी अभी मैंने जो बोला, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। हमें जो समीक्षा नज़र आ रही है एज ए सिटीजन, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे कहीं गलत है, कहीं पे एग्जैगरेशन हो रहा है, कहीं पे सप्रेशन हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं है। किसी पर्टिकुलर कास्ट का, किसी पर्टिकुलर जाति का, किसी पर्टिकुलर धर्म का, किसी को जो है ना दबाया जा रहा है, या उन्हें जो है ना डिप्राइव किया जा रहा है, किसी को उठाया जा रहा है, या उनको एग्जैगरेट, उनको जो है ना अप्रिशिएट किया जा रहा है, या उनको इग्नोर किया जा रहा है कि ये गलत गलत करते हुए भी गलत नहीं है। ऐसा ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में आती है। रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, Indian Constitution provides for a parliamentary form of government where the execution and the legislator is a representative of the will of the people। ये जो लेजिस्लेटर है वो जो है ना पब्लिक का, हाँ, मतलब पब्लिक तो लेजिस्लेटर बनाती है, लेजिस्लेटर कानून बनाता है, लेजिस्लेटर और शासन भी उसी पे करता है। एग्जीक्यूटिव को उन पे जिम्मेदार होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव किसके, लेजिस्लेटर के अंडर में होते हैं। ये सब चीज़ें, ये यही है रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंटेशन, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एंड जो इलेक्शन कमीशन है वो भी 324 में है, इलेक्शन कमीशन को एकदम फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एकदम न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का से कोई डरना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और जो डरता है वो समझो भी मतलब सही नहीं है, वो फिर अपने काम को सही नहीं कर रहे हैं। It provides for the free and the fair election. The Constitution of India aims to provide both social and political democracy। हमारा जो देश है, हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सब मैंडेट करते हैं इसी को, सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। दिस कैन आल्सो बी सीन इन इट्स प्रियम्बल विच envisages social, political and economic justice while ensuring equality, liberty and fraternity। यही है, और यही हमारे बीच में जो क्वेश्चन आते हैं, समाज के जो क्वेश्चन होते हैं, उन सब का सोल्यूशन भी यहीं पे है। और इन्हीं बातों पे जो लोग अनर्गल तर्क देते हैं उन्हें आप जवाब भी दे सकते हैं। और जो सरकारें अपने आप को एक्सट्रीम साइड में लेके चली जाती हैं और रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, उनको भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों ने समझने बूझने की कोशिश किया होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी को समझा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।